बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सर उमर और आप देख रहे हैं केम फॉर यू, केमिस्ट्री आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इस थ्योरी में हम बात करेंगे कि कौन कौन से साइंसदान हैं जिनका रोल है इस थ्योरी को डेवलप करने में, उनकी कंट्रीब्यूशंस की हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अहम नुकात क्या हैं, अहम पोस्टुलेट्स क्या हैं, उन पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। देन बेटा हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स की बुनियाद पे एक इक्वेशन है PV = 1/3 mnc स्क्वायर बार, जिस इक्वेशन को बोलते हैं काइनेटिक इक्वेशन। वो इक्वेशन कैसे डिराइव हुई और उस इक्वेशन में यूज होने वाले फैक्टर्स की आगे हम डिटेल बात करेंगे। इसी के अंदर बेटा c स्क्वायर बार या मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक फैक्टर आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है, इसको डिटेल से हमने पढ़ना है। और इसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस के साथ एक टर्म बनेगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और उसका फिर टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है ये बात हमने करनी है। इसके साथ साथ बेटा लेक्चर के एंड पे आप लोगों को मैं इस टॉपिक से रिलेटेड अहम MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की जानब। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एग्जाम में समटाइम ये पूरा लफ्ज, पूरा नाम आने के बजाय जस्ट KMT की एब्रीवेशन भी यूज हो जाती है, इसलिए बेटा फैमिलियर रहना आपने इसके साथ भी, इस टर्म के साथ भी। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिनकी कंट्रीब्यूशंस हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में। इसमें सबसे पहले नाम आता है बर्नौली का, जिसने 1738 में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पेश की। आपकी बुक में वर्डिंग आएगी ही पुट फॉरवर्ड, यानी उसने पेश की 1738 में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। देन दूसरे नंबर पे बेटा नाम आएगा क्लासियस का। क्लासियस ने 1857 में इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स को इस्तेमाल करते हुए एक इक्वेशन डिराइव की, या दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की मैथमेटिकल फॉर्म पेश की हमारे सामने। और वो इक्वेशन अभी हमने आगे पढ़नी है, PV = 1/3 mnc स्क्वायर बार। तो ये इस इक्वेशन को हम बोलेंगे बेटा काइनेटिक इक्वेशन, जो कि काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स की बेस पे, काइनेटिक थ्योरी की बेस पे क्लासियस ने ये इक्वेशन जो है वो ड्राइव की। इक्वेशन का नाम क्या है? काइनेटिक इक्वेशन। तीसरे नंबर पे बेटा जिस साइंसदान का जिक्र आएगा वो है मैक्सवेल। इसने भी उसी थ्योरी को फर्दर एलेबोरेट या एक्सप्लेन किया, और इसने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो दी वो था लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, जिसका सादा सा मतलब यह है, इसने कहा कि इसने यह कहा कि किसी जगह पे अगर कोई गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो उन सबकी वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती। कुछ की वेलोसिटी ज्यादा, उनको हम एक ग्रुप कह देंगे, कुछ की वेलोसिटी कम है उसको हम दूसरा ग्रुप कह देंगे, कुछ की वेलोसिटी और कम उसको हम ऐसे को तीसरे ग्रुप का नाम दे देंगे। तो इसने कहा कि मॉलिक्यूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स हैविंग डेफिनेट वेलोसिटी रेंजेस। ये इसका लॉ है। मॉलिक्यूल्स यानी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स हैविंग
डेफिनेट वेलोसिटी रेंजेस के मॉलिक्यूल्स ग्रुप्स की शक्ल में होते हैं, ग्रुप्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, और हर ग्रुप की एक मखसूस वेलोसिटी की रेंज होती है। मैं इस बात को आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे कह देता हूं, जैसे अब एक क्लास में सपोज 60 बच्चे हैं, तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 1000 से ऊपर नंबर है, 1100 में से ज्यादा नंबर है, ठीक है, वो मैं कह देता हूं एक ग्रुप है। वो जहां मर्जी बैठे हो क्लास में, इससे कंसर्न नहीं है, वो एक ग्रुप है। ऐसे जिनके 900 से 1000 के दरमियान नंबर है, इस रेंज में नंबर है, वो एक दूसरा ग्रुप है, बी ग्रुप है सपोज, पहले वाला ए ग्रुप, ठीक है। इसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 800 से 900 के दरमियान नंबर है, वो मैं कह देता हूं तीसरा ग्रुप है, उनके नंबर इस रेंज में है। ऐसे बेटा फर्दर हम ग्रुप्स आगे बना सकते हैं। तो सेम बेटा मैक्सवेल ने ये कहा कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, वो एक ग्रुप, कुछ ऐसे जिनकी वेलोसिटी की रेंज थोड़ी सी कम है, वो दूसरा ग्रुप, कुछ ऐसे जिनकी वेलोसिटी की रेंज थोड़ी सी और कम है। यानी सारे मॉलिक्यूल उसने कहा एक जैसी रफ्तार से वेलोसिटी से मूव नहीं करते, कुछ की वेलोसिटी ज्यादा, कुछ की कम, कुछ की और कम। इसी बात को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल में एक और साइंसदान ने किया, और उसका नाम है बेटा बोल्ट्जमैन। इसने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज दिया। इसने ये कहा कि एनर्जी सबकी एक जैसी नहीं होती, कुछ की एनर्जी ज्यादा, कुछ की कम, कुछ की और कम। तो उसी किस्म की बात जो मैक्सवेल ने वेलोसिटीज के अकॉर्डिंग की, बोल्ट्जमैन ने वो बात एनर्जीज के अकॉर्डिंग की। 5वें नंबर पे बेटा एक और इंपॉर्टेंट नाम आता है जिसने गैसेस के ऊपर काम किया, जिस साइंसदान ने, और उसका नाम है बेटा वंडरवाल। वंडरवाल ने भी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा कह लें काम किया गैसेस के ऊपर, और ये हमने इस चैप्टर के लास्ट पे एक इक्वेशन पढ़नी है, वंडरवाल्स इक्वेशन, जो कि इस इक्वेशन की जो कि हमने पढ़ी थी PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, इससे भी ज्यादा कह लें एक अच्छी फॉर्म है, इसकी एक रिफाइंड फॉर्म है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं, उसने उन मिस्टेक्स को, प्रॉब्लम्स को सेट करके एक इक्वेशन बनाई थी, और वो इक्वेशन होती है P + AN² / V - NB = nRT। वंडरवाल ने इस इक्वेशन में प्रेशर में कुछ करेक्शन की, और ये ओवरऑल एक फैक्टर बनता है। वॉल्यूम में कुछ करेक्शन की, ये वाला फैक्टर बनता है, = जैसे nRT, तो = nRT। वंडरवाल ने आइडियल गैस इक्वेशन जो है, जनरल गैस इक्वेशन जो है, उसमें कुछ करेक्शंस करके एक इक्वेशन बनाई थी, जिसको हम वंडरवाल इक्वेशन बोलेंगे इस इक्वेशन को। ये इस चैप्टर के लास्ट में हमने पढ़ना है। तो वंडरवाल भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है जिसने गैसेस के ऊपर काम किया। तो बेटा ये मुख्तलिफ साइंसदानों का जो रोल है उसको डिस्कस करने के बाद हम चलते हैं बेटा कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, उसके पॉइंट्स क्या हैं। साइंटिस्ट के रोल के बाद ये पोस्टुलेट्स बेटा बहुत ही आसान है, और उसमें जितने भी पॉइंट्स तकरीबन आने हैं वो सारे के सारे आप लोगों के ऑलरेडी किसी ना किसी फॉर्म में पढ़े सुने हुए हैं। जैसे सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है इस थ्योरी का, वो ये है कि एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। यानी हर गैस बहुत बड़ी तादाद में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो मोनो एटॉमिक होते हैं, तो यहां पे भी उसका जिक्र भी आएगा। यानी कुछ मॉलिक्यूल्स मोनोटॉमिक भी होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, जो नोबल गैसेस हैं, इनके मॉलिक्यूल सिर्फ एक एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं। कुछ गैसेस हैं जिनके मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, दो दो एटम्स पर उनके मॉलिक्यूल्स मुश्तमिल होते हैं। तो ये हर गैस एक बहुत बड़ी तादाद में छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है, जिनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो मोनोटॉमिक होते हैं, जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं। दूसरा पॉइंट है बेटा इसका कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैप्पैज़र्डली, रैंडमली मूव करते हैं। यानी मूवमेंट गैस के मॉलिक्यूल्स की हैप्पैज़र्ड होती है। और ये मूव करते हुए आपस में भी टकराते हैं और बर्तन की दीवारों से भी टकराते हैं। यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव हैप्पैज़र्डली
and they collide with one another and with the walls of the vessel and change their directions after collisions, और एक दूसरे के साथ टकरा के अपनी डायरेक्शंस चेंज करते रहते हैं। यानी ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये जाके बर्तन की दीवार से भी टकराते हैं, बर्तन की दीवार से भी टकराते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ भी टकरा सकते हैं और टकरा के अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। एक दूसरे से टकराते हैं तो टकरा के अपनी डायरेक्शंस चेंज करते रहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स हर वक्त किसी एक ही जानब मूव नहीं करते, एक दूसरे से टकराते भी रहते हैं, बर्तन की दीवारों से भी टकराते रहते हैं। तीसरा पॉइंट है गैस के मॉलिक्यूल्स के प्रेशर से रिलेटेड, कि प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज ड्यू टू कोलिशंस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द वेसल, कि गैस के मॉलिक्यूल जब बर्तन की दीवारों से जाकर टकराते हैं वहां फोर्स लगाते हैं, और फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी टोटल सारे मॉलिक्यूल जाके कितनी फोर्स लगा रहे हैं, टोटल बर्तन का एरिया कितना है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या लगाते हैं, प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल ड्यू टू कोलिशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो गैस के मॉलिक्यूल्स बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और टकराने के नतीजे में प्रेशर लगाते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स की जो कोलिशंस हैं वो बिल्कुल इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक कोलिजन से मुराद ऐसी कोलिजन जिसमें ओवरऑल एनर्जी में ना कोई कमी हो ना कोई इजाफा हो। ये आप बेटा फिजिक्स के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे कि इलास्टिक कोलिजन्स किनको कहते हैं। चौथा पॉइंट है देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, के गैस के मॉलिक्यूल्स में एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं। लार्ज एम्प्टी स्पेस यानी गैस के मॉलिक्यूल्स एक है, दूसरा है, तो दरमियान में बहुत ज्यादा स्पेस है। ये आप लोग बेटा पहले चैप्टर में भी और इस थर्ड चैप्टर के अंदर भी, थर्ड चैप्टर में एवोगाड्रोस लॉ में पढ़ चुके हुए हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के साइज या डायमीटर से तकरीबन 300 टाइम्स दरमियान में गैप या स्पेस होती है। इतनी दूर एक दूसरे से गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स में लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, दरमियान में गैप्स होते हैं। पांचवा पॉइंट है कि गैस के मॉलिक्यूल्स में आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। यानी आपस में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बिल्कुल नहीं होती। इस थ्योरी का ये पांचवा बेटा जो पोस्टुलेट है, मफरूजा, ये फर्ज कर लिया जाता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स में आपस में कोई कशिश की कुव्वत नहीं होती, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। छठा पोस्टुलेट है actual volume of the gas molecule is negligible as compared to the volume of the vessel, the volume of the container। इसका मतलब क्या है बेटा, जैसे ये देखिए ये कंटेनर है, ये टोटल इसका जो वॉल्यूम है वो कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ द वेसल। ये टोटल जो भी इसका वॉल्यूम है ये वॉल्यूम ऑफ द वेसल है, और ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स की अपनी जो जिसामत है ये उसका एक्चुअल वॉल्यूम कहलाएगा। तो गैस के मॉलिक्यूल साइज में इतने छोटे होते हैं कि उनका एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो आप ये समझ लें कि ना होने के बराबर होता है, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। मजमूई वॉल्यूम के मुकाबले में गैस के मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल साइज है वो ना होने के बराबर, उसकी कोई अहमियत नहीं है। जैसे आप ऐसे समझ लें कि एक समुंदर जो है उसके मुकाबले में एक कतरा जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है। समुंदर से एक कतरा निकाल लें या एक कतरा उसमें ऐड कर दें तो मजमूई तौर पे हमें ऐसे फील होता है जैसे उस समुंदर के पानी में ना कोई कमी हुई है ना कोई इजाफा हुआ है। तो सेम ऐसे बेटा ओवरऑल वॉल्यूम के मुकाबले में जितना गैस ने घेरा हुआ है वॉल्यूम ऑफ द वेसल जो है उसके मुकाबले में उसके एक्चुअल वॉल्यूम की, गैस के मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल साइज है उसकी कोई अहमियत नहीं होती, नेग्लिजिबल है, नजरअंदाज कर सकते हैं हम उसके एक्चुअल वॉल्यूम को। सातवां पॉइंट है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है उसके ऊपर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये मैंने बात सादा करके लिख दी है, आपकी बुक में जो वर्डिंग है वो ये है कि
द मोशन imparted to the gas molecules due to gravity is negligible as compared to the effect of continued collisions between them. मैं इसको सादा सा मैंने कहा, मैंने इसका मीनिंग यहां पे लिख दिया कि ग्रेविटी का गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के ऊपर कोई असर नहीं होता, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं, टकरा के डायरेक्शंस चेंज कर लेते हैं अपनी, तो ये जो उनको मोशन मिलती है वो टकरा के और आगे जिधर जाना चाहे उधर जाते हैं, ग्रेविटी की वजह से नहीं जाते वो किसी जानब। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो जैसे कमरे के अंदर गैस है वो तो सारी सिर्फ फर्श के साथ जाके लग जाती, तो आप कमरे में सांस लेने के लिए आपको जरा अल्लाह ताला को सजदा करना पड़ना था, ठीक है। तो वैसे हम करें ना करें वो एक अलग बात है, ठीक है। तो कमरे में जहां मर्जी हम ऊपर थोड़ा सा होके सांस ले लें, हम नीचे होके सांस ले लें, हमें यकसा तौर पे सांस आता है। ऑक्सीजन हर जगह पे, ऑक्सीजन गैस हमें कमरे के अंदर हर जगह पे यकसा मुयस्सर होती है। तो अगर गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो गैसेस ने जमीन के साथ जाके लग जाना था, ज्यादा नीचे को मूव करना था। तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो आपस की कोलिजन्स हैं, एक दूसरे से टकरा के जाते हैं, उसकी वजह से बेटा उनको हरकत कहले मिलती है, उसकी वजह से वो मूव करते हैं, वो ग्रेविटी की वजह से मूव नहीं करते, यानी ग्रेविटी का उनके मूवमेंट के ऊपर इफेक्ट जो है वो ना होने के बराबर है। आठवां लास्ट पॉइंट है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना गैस मॉलिक्यूल्स की, वो डायरेक्ट उसका रिलेशनशिप होता है एब्सोल्यूट टेंपरेचर के साथ, यानी जितना एब्सोल्यूट टेंपरेचर या केल्विन स्केल का टेंपरेचर ज्यादा होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा फास्टली मूव करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर टेंपरेचर कम होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो स्लो होती जाएगी। तो बेटा पोस्टुलेट्स के बाद हम बात करते हैं काइनेटिक इक्वेशन की। आरजे क्लासियस या क्लासियस जो है उसने गैस के मॉलिक्यूल्स के प्रेशर के लिए एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन उसने डिराइव की। आपको पता है बेटा कि गैस के मॉलिक्यूल्स बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, टकराने के नतीजे में फोर्स लगाते हैं। टोटल जितनी फोर्स कंटेनर या बर्तन की दीवारों के ऊपर लगती है और टोटल उसका जितना एरिया है, जब हम उसको फोर्स को एरिया पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या हासिल होता है, प्रेशर। तो इस तरह से बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया क्या चीज होती है, प्रेशर हमारे पास। और करते कराते एक एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन बेटा आगे बीएससी या बीएससी लेवल पे फर्दर बहुत डिटेल से वो एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। तो आप लोगों के लिए आसानी कर दी है कि उन्होंने सीधा उस एक्सप्रेशन पे ले गए कि उसने करते कराते बेटा एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए कि पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर बार। इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं बेटा काइनेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम क्या है, काइनेटिक इक्वेशन। इसमें P है फॉर प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, V फॉर वॉल्यूम, 1/3 ये ओवरऑल एक फैक्टर M, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, कैपिटल N जो है ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और C बार स्क्वायर या C स्क्वायर बार, ये इसको मैं अलहदा से जरा लिखने जा रहा हूं बेटा, C स्क्वायर बार। ये बार अलामत है बेटा मीन की, ये स्क्वायर, और C यहां केमिस्ट्री में बेटा वेलोसिटी के लिए सिंबल यूज होगी। तो इसको हम पढ़ेंगे बेटा मीन स्क्वायर वेलोसिटी। C स्क्वायर बार को क्या पढ़ना वर्ड्स में, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हमने जैसे बेटा मैक्सवेल्स लॉ में बात की थी कि तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती, कुछ की वेलोसिटी ज्यादा, कुछ की कम, कुछ की और कम। फर्ज करें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो n है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को स्टूडेंट्स की बात की थी। फर्ज करें कुल जो स्टूडेंट्स हैं वो 60 है क्लास के अंदर टोटल, उनमें से 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर फर्ज कर ले 1000 से 1100 के दरमियान है। ये उनकी नंबरों की रेंज है और ये उनकी स्टूडेंट्स की तादाद है। सेम अगर मैं इसी तरह से बात करूं कि हमारे पास n1 एक तादाद है मॉलिक्यूल्स की और उनकी वेलोसिटी है c1। टोटल मॉलिक्यूल्स हमारे पास फर्ज कर ले टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 60 है, उनमें से 15 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी कुछ एक खास वेलोसिटी है, एक खास रेंज है वेलोसिटी की।
इसी तरह से बेटा उस 60 में हमारे पास फर्ज कर ले 20 ऐसे हैं जिनके नंबर हमारे पास है बेटा 900 से 1000 के दरमियान। ठीक है, यानी हमारे पास एक और मॉलिक्यूल्स की तादाद है N2 जिनकी वेलोसिटी हमारे पास है C2, जिनकी तादाद फर्ज कर ले मैंने आपके सामने कह दिया 20 हो गई। इसी तरह से हमारे पास कोई 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर है 800 से 900 के दरमियान। हमारे पास एक और यानी मॉलिक्यूल्स की तादाद आ गई N3 जिनकी वेलोसिटी फर्ज कर ले हमारे पास है C3 और उनकी तादाद है सपोज 25 और 15 कितने होते हैं हमारे पास ये 40 और 20 कितने हो गए हमारे पास ये 60। चले ये हमने टोटल पूरे कर दिए कि टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 15 का एक ग्रुप था जिनके इतने पहले मार्क्स है, 20 का एक ग्रुप था जिनके इतने मार्क्स है इस रेंज में, 25 का एक ग्रुप है जिनके इस रेंज में मार्क्स है। तो हमारे पास N1 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी है C1, N2 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी है C2, ऐसे N3 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी है सपोज C3। तो बेटा हम इसका वेलोसिटीज का स्केयर लेते हैं। वेलोसिटीज का क्या लेते हैं? स्केयर। हम C1 का स्केयर लेंगे, C2 का स्केयर लेंगे, C3 का स्केयर लेंगे और उनका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा? N1 मॉलिक्यूल्स की तादाद है और उनकी वेलोसिटी है C1, उसका स्केयर बेटा वेलोसिटी स्केयर्स का एवरेज है ये, एवरेज ऑफ द मीन ऑफ द स्केयर ऑफ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। तो इसको हम बोलते हैं बेटा मीन स्केयर वेलोसिटी या एवरेज स्केयर वेलोसिटी। तो एवरेज किस तरह से बेटा निकाली जाती है? वेलोसिटीज का स्केयर लेते हैं बेटा, C1 जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है उनका स्केयर और उनकी तादाद है N1 इनटू N2 मॉलिक्यूल्स की तादाद है और उनकी वेलोसिटी है C2 उसका स्केयर इनटू N3 मॉलिक्यूल्स की तादाद है और उनकी वेलोसिटी है C3 उसका स्केयर। ऐसे इससे ज्यादा फर्दर भी आगे हो सकता है, कुछ ग्रुप्स पॉसिबल हो सकते हैं। और नीचे हमारे पास बेटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 प्लस N2 प्लस N3, अगर उससे ज्यादा है तो वो भी पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे यहां पे देखें N1 प्लस N2 प्लस N3 ये आपका किसके इक्वल आया था? कैपिटल N। तो नीचे इनडायरेक्टली बेटा दूसरे लफ्जों में ये उन्होंने क्या लिखा हुआ है? N1 प्लस N2 प्लस N3 या जो भी अगर और भी ज्यादा अगर मॉलिक्यूल्स के ग्रुप्स हैं तो इज इक्वल टू कैपिटल N होगा। तो ये नीचे मॉलिक्यूल्स की कुल तादाद और ऊपर उन तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज का स्केयर। तो बेटा इस तरह से सॉल्व करने से जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं मीन स्केयर वेलोसिटी। तो मीन स्केयर वेलोसिटी इज द एवरेज ऑफ द स्केयर्स ऑफ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। और ये बेटा एवरेज क्यों निकाला जाता है बेटा? एवरेज इसलिए क्योंकि तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती। तो इससे रिलेटेड बेटा एक पूरा पैरा है जो बातें भी आप लोगों को मैंने अल्फाज में एक्सप्लेन किए उस पैराग्राफ के अंदर है और इंतहाई इंपॉर्टेंट बेटा ये फैक्टर है मीन स्केयर वेलोसिटी का। बात को इससे आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अगर हम ये मीन स्केयर वेलोसिटी इसका अंडर रूट लें, इसका जजर लें, तो इसको बोलते हैं बेटा CRMS। ये हमारे पास आ गया रूट, इसको बोलेंगे रूट। और ये बाकी ऑलरेडी मैंने आपको सामने एक्सप्लेन किया, ये मीन, ये स्केयर और C फॉर वेलोसिटी। तो इसको पढ़ते हैं बेटा रूट मीन स्केयर वेलोसिटी, यानी इफ वी टेक द अंडर रूट स्केयर रूट ऑफ mean square velocity then it is called root mean square velocity। C for velocity, R for root, M for mean, S for square। तो root mean square velocity। और root mean square velocity बेटा इसकी एक और वैल्यू इस इक्वेशन से ड्राइव की गई है। ये हम आगे टॉपिक आएगा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का, आगे भी आना एक टॉपिक, वहां आप लोगों को मैं बताऊंगा बेटा कि यहां से जो भी हम एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं इस एक्सप्रेशन से वो एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव होता है। तो बेटा इसी एक्सप्रेशन से एक ड्राइव होती है CRMS की वैल्यू और वो वैल्यू है 3RT ओवर M अंडर रूट। तो रूट मीन स्केयर की एक वैल्यू हमारे पास बेटा ये वाली भी है 3RT ओवर M अंडर रूट। R यहां पे जनरल गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेंपरेचर और M मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास किसी भी गैस का। और ये एक्सप्रेशन हमें अगर हम इसको अल्फाज में इसको बयान करना चाहें तो क्या बताता है? R तो कांस्टेंट है और अगर कोई एक गैस की हम बात करें उसका मोलर मास भी कांस्टेंट होता है, तो 3 ने 3 ही रहना, 2 या 4 नहीं हो जाना, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो 3 भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, M भी कांस्टेंट। ये एक्सप्रेशन हमें ये बता रहा है कि रूट मीन स्केयर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेंपरेचर के, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेंपरेचर या केल्विन टेंपरेचर के। तो ये जो एक्सप्रेशन है यानी हमारे पास
ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन ये हमें एक रिलेशनशिप बता रहे हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एब्सोल्यूट टेंपरेचर के दरमियान। तो बेटा अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आप लोगों को बेटा मैं बताऊंगा इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन से हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं, लॉन्ग क्वेश्चन क्या है। तो बेटा एमसीक्यूज के तौर पे आप लोगों को ये आ जाता है बेटा कि बर्नौली जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी किसने पेश की, 4 ऑप्शंस आपको दे दिए तो ऑप्शन आ जाएगा बर्नौली। ऐसी काइनेटिक इक्वेशन किसने डिड्यूस या ड्राइव की, तो बेटा ये आ जाएगा ऑप्शंस। फिर साइंसदानों के नीचे नेम आ जाते हैं तो क्लासियस। सेम इसी तरह से लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज किसने पेश किया, तो आपको पता होना चाहिए मैक्सवेल। ठीक है, इस तरह से लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज किसने पेश किया, तो वो बेटा हमने पढ़ा था बोल्ट्जमैन। ऐसे आपको शॉर्ट क्वेश्चन में नाम आ सकता है कि आप कुछ साइंसदान जो हैं 3 या 4 या 2 उनके नाम लिखें और उनकी कंट्रीब्यूशंस लिखें कि उन्होंने गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है उससे रिलेटेड क्या काम किया। इसी तरह से बेटा जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कोई से 2 पोस्टुलेट्स पूछ लेते हैं, लिख दें, कोई से 4 लिख दें, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या केएमटी के पोस्टुलेट्स आपको लिखने आ जाते हैं। तो आपने फिर 8 पोस्टुलेट्स, सारे के सारे पोस्टुलेट्स फिर उसमें आपने मेंशन करने लिखने हैं। इसी तरह से बेटा पूछ सकते हैं कि काइनेटिक इक्वेशन क्या है, तो ये इक्वेशन बेटा आप लोगों ने जुबानी याद रखनी है। PV is equal to 1/3 mn/c bar square। इसमें एक एक फैक्टर पता होगा, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, स्मॉल n 1 मॉलिक्यूल का मास है, गैस के 1 मॉलिक्यूल का मास है, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और C स्क्वायर बार मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो ये सारे फैक्टर इस इक्वेशन के अंदर पता हो। ये इक्वेशन बेटा हमारे अगले टॉपिक्स में भी चलनी है। हमने इस इक्वेशन से आगे मुख्तलिफ गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ग्राहम्स लॉ और तमाम लॉज इससे आगे ड्राइव या डिड्यूस करने हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट वो टॉपिक्स हैं सारे के सारे। इसी तरह से बेटा आगे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या चीज होती है। तो ये इक्वेशन के अंदर ये वाला जो फैक्टर ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है और इसके आगे बेटा डिटेल्स हमने जो सारी पढ़ी हैं कि किसी भी जगह पे गैस के तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के जो ग्रुप्स हैं उनकी वेलोसिटी मुख्तलिफ होती है। तो करते कराते बेटा कि अगर हम तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज के स्क्वायर्स का एवरेज लें, मीन लें, तो उसको हम बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और उसका ये वाला एक्सप्रेशन है, कुछ बुक्स पे N1 N2 N3 ऊपर हो सकता ना लिखे हो, तो आप लोग अगर ऊपर मेंशन कर लें तो ज्यादा बेस्ट है। और इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए आप लोगों ने ये एक्सप्रेशन साथ में लाजमी लिखना है। उसके बाद समटाइम्स ये आ जाता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या चीज है। तो इफ यू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी इट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको CRMS भी कहते हैं और उसकी ये वाली वैल्यू भी हमारे पास 3RT/m अंडर रूट। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है बेटा कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो एब्सोल्यूट टेंपरेचर के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आप ये समझें कि आपका जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन गैसेस के चैप्टर का जो शुरू हो रहा है वो यहां से ऑनवर्ड शुरू हो रहा है। इससे पीछे इंतहाई सिंपल चीजें थी, हैं आगे भी सिंपल है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन बेटा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इससे आगे शुरू हो रहे हैं और इससे आगे तकरीबन तमाम के तमाम टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।